उनका ब्रिटिशर्स के प्रति रवैया बहुत उदारवादी रहता है, बहुत वो लिबरल होते हैं, वो ब्रिटिशर्स को न्यायप्रिय मानते हैं, वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। कैसे साथ देते हैं? देखो कि 1914 का जब विश्व युद्ध शुरू होता है, 15 में गांधी जी इन करते हैं, तो उसमें विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो गांधी जी भारतीयों को ब्रिटिश सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसके कारण उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा या लोगों के द्वारा उनको रिक्रूटमेंट सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि दी जाती है कि ये वो व्यक्ति है जो ब्रिटिश सेना में लोगों को भर्ती करवा रहा है। तो वो इस तरह से सहयोगी थे। ऐसा क्या हो गया कि सहयोगी गांधी बन गए असहयोगी? 5 साल में ही 1915 में वो भारत आते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है कि 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि गांधी जो ब्रिटिशर्स के सहयोगी थे वो बन गए असहयोगी। काउजेज को समझेंगे, क्या कारण थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, किस कारणों से शुरू किया गया, फिर शुरुआत कैसे होती है, चौरा चौड़ी इंसिडेंट क्या होता है, इन सभी बातों को समझेंगे। तो वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो होप बने रहिए हमारे साथ और इसको पूरा देखिए। ये देख लेने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको कहीं पे कोई कठिनाई, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले समझते हैं परिस्थितियां कि क्या थी उस समय की परिस्थितियां। पहला वर्ल्ड वार चल रहा था, 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार होता है। वर्ल्ड वार के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उससे लोगों में काफी आक्रोश था। क्या आक्रोश होता है? देखो, हम लोग भी जानते हैं कि सभी लोग समझ सकते हैं कि अगर युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलता रहता है, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जब वार की समाप्ति हो जाती है तो बहुत विध्वंस हुआ रहता है, चारों तरफ हाय तौबा मचा हुआ था, महंगाई चरम पर थी, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, लोग परेशान थे और वैसे में ही लोगों में आक्रोश ऐसे ही सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा था। उसके बाद खिलाफत का मुद्दा क्या था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा होता था, ब्रिटेन और तुर्की एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। ब्रिटेन के अंदर भारत था। भारत के जो मुसलमान होते हैं, भारतीय मुसलमान, उनका अंग्रेजों ने उनके साथ वादा किया था कि युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध जब हो जाएगा तो युद्ध समाप्ति के बाद हम लोग तुर्की के सुल्तान, जिसको कहा जाता था खलीफा, उनको हम लोग नहीं तंग करेंगे, या कहो कि मुसलमानों के धार्मिक मुद्दों पर हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ऐसा अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों के साथ वादा किया था। लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म होता है तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच में सेवर्स की संधि होती है और सेवर्स की संधि के आधार पर ब्रिटेन ने तुर्की के सारे अधिकार छीन लिए। तो अधिकार के छीनने के कारण क्या हुआ? यह तो पहले भारतीय मुसलमानों के मन में ठेस पहुंची, चूंकि भारतीय मुसलमान या कहो कि पूरे दुनिया के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। तो जब खलीफा के सारे अधिकार को ब्रिटेन ने छीन लिया तो भारतीय मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त हो गया कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मोहम्मद, कुछ नाम है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हाकिम अजमल खां, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, इन सभी ने मिलकर एक खिलाफत कमेटी गठित की। क्या की? खिलाफत कमेटी गठित की कि हम अंग्रेजों के द्वारा खिलाफत, मतलब वह खलीफा का जो बादशाहत छीन लिया है, वो खिलाफत हम उसकी कर रहे हैं, खिलाफत के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। माने खलीफा का जो पद है दैट इज कॉल्ड खिलाफत, तो उस पद के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो खिलाफत कमेटी बनती है, जिसका 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक होती है। ये एक ऐसा समय था जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदू तो थे ही, मुसलमानों को भी अंग्रेजों से ठेस पहुंची, तो हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाने के लिए एक संयुक्त बैठक होती है 20 जून 1920 को इलाहाबाद में, और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है, 31 अगस्त को। और गांधी जी को 23 नवंबर 1919 में गांधी जी को भारतीय अखिल खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। पहले ही 20 में यह सारा चीज हो रहा था, 19 में ही गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये गांधी जी के लिए भी लगा कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ एक मंच पर लाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो उस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया और खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष पद को स्वीकार किया। उनका जो उद्देश्य था वो सिंपल सा था कि भारत में भारतीय मुसलमान और हिंदुओं में एकता बनी रहे। दूसरा जो कारण था वो कारण था रॉलेट एक्ट, जो 6 अप्रैल 1919 को आया। रॉलेट एक्ट के बारे में समझो। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। बिना
वकील, बिना दलील, बिना। तो ये कहा गया, क्यों लाया गया रॉलेट एक्ट, पहले ये समझो। रॉलेट एक्ट के बारे में सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन रॉलेट एक्ट आया क्यों? उस समय देश में आतंकवादी कहो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा यह कानून लाया गया था। क्या इसके पहले कोई कानून नहीं था? हाँ, इसके पहले भी कानून था। जो कानून भारतीय सुरक्षा कानून हुआ करता था इसके पहले, उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, जिस कारण से अगला एक्ट लाना ब्रिटिशर्स की मजबूरी थी। तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है कानून बनाने के लिए, और ये 6 अप्रैल 1919 को लागू कर दी जाती है। तो इसके साथ जब लागू कर दी गई तो इसमें ऐसे प्रोविजंस थे जैसे कि किसी को आप केवल शक के आधार पर जेल में रख सकते हैं, उसकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, उसके लिए कोई वकील नहीं हायर कर सकते हैं, उसको सीधे सजा सुना दी जाएगी। तो इसको कहा गया काला कानून। ठीक है, इसको कहा गया काला कानून। और इस काला कानून के आने से भारतीयों में काफी आक्रोश था, क्योंकि दमनकारी नीतियों जो उनकी ब्रिटिशर्स की होती थी, इस कानून के आधार पर वो किसी को भी कभी भी उठाकर जेल में डालकर सजा दे सकते थे। तो जिसका विरोध शुरू हुआ, विरोध जब शुरू हुआ तो सभी जगह इसका विरोध शुरू हो गया। गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट कर गए, गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट किए, और उसमें पंजाब में 2 नेता थे। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू पंजाब के नेता थे, जो पंजाब में इस रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। एक और व्यक्ति का नाम यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद और सत्यपाल, ये दोनों मिलकर गांधी जी को निमंत्रण देते हैं कि गांधी जी आप आइए पंजाब, रॉलेट एक्ट के विरोध में हम लोग यहाँ एक आंदोलन कर रहे हैं, एक सभा निकाल रहे हैं, आप आइए पंजाब। इन दोनों ने इनको दिया निमंत्रण कि आप पंजाब आइए। गांधी जी जब पंजाब की ओर बढ़ते हैं तो हरियाणा में ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उनके पंजाब एंट्री पर बैन लगा देती है ब्रिटिशर्स। पंजाब एंट्री पर बैन लगा देती है, और बैन लगाने के साथ साथ इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है रॉलेट एक्ट के आधार पर। डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लेती है। गांधी जी की एंट्री पंजाब में बैन होती है, तो गांधी जी वहां पर एंट्री नहीं कर सकते हैं, और इनको गिरफ्तार करके जेल में कर दिया जाता है। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग जो होता है, जलियांवाला बाग की घटना इसी से रिलेटेड है कि इन दोनों को जब गिरफ्तार करते हैं, इनके विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों को बुलाया जाता है उसके विरोध में सभा करने के लिए, जहां पे आप लोग जानते हैं 19 अप्रैल को ये कांड होता है। जलियांवाला बाग में लोग जमा होते हैं, वहां जनरल और डायर आते हैं, वो फायरिंग कर देते हैं, एक नरसंहार होता है वहां। इस नरसंहार से और इसके पहले की घटनाओं से गांधी जी व्यथित हो जाते हैं, और गांधी जी फैसला करते हैं कि अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। वही सहयोगी गांधी यहां कन्वर्ट हो जाते हैं असहयोगी गांधी में, और उनके द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी का स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग यहां पर। एक गांधी जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत। गांधी जी प्रस्ताव जो रखते हैं अपना, उसमें वो बोलते हैं, उनके प्रस्ताव में है, अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों का कोई दुख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं जो हैं वो हमारे लिए स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील, अहिंसात्मक, असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। गांधी जी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में ये वर्ड्स यूज करते हैं। वो इतने दुखी होते हैं ब्रिटिशर्स के रवैये से, उनका ये दुख बोलता है कि वो सरकार को शैतान की संज्ञा दे देते हैं। शुरुआत समझते हैं। शुरुआत में हुआ, गांधी जी जब बोल दिए कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे, तो उसका डेट जो है वो माना जाता है 1 अगस्त
1920 यही डेट माना जाता है। तो गांधी जी ने तो फैसला कर दिया कि हम करेंगे इस डेट में। कलकत्ता में होता है अधिवेशन सितंबर 1920 में। हम लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा दिसंबर में हुआ करता, साल के अंतिम 3 दिनों में हुआ करता था, यही उसका वार्षिक अधिवेशन होता है। तो ये था स्पेशल अधिवेशन, ठीक है। ये एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। और इस असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं? एक होते हैं चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब नाम आपको एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, बताओ कौन विरोध किया। बिपिन चंद्र पाल, ये सब व्यक्ति इसका विरोध करते हैं। और इसमें और एनी बेसेंट का भी नाम आप जोड़ सकते हैं। तो ये लोग विरोध करते हैं कि ये सब असहयोग आंदोलन मत करिए, क्योंकि ये आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और ये विरोध करते हैं। उसके बावजूद ये आपका 1920 के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पुटअप हो जाता है। उसके बाद जो कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन होती है वो होती है दिसंबर 1920 में, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं बी राघवाचारी, ठीक है। और इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कांग्रेस के संविधान से संबंधित। कांग्रेस के संविधान में एक वर्ड यूज किया गया था कि स्वशासन प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य है। यह ऐसा 1920 के पहले कांग्रेस के संविधान में तय किया गया था। उसके स्थान पर स्वशासन के स्थान पर स्वराज को लक्ष्य बनाया गया। कभी कई बार आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में कि स्वराज का लक्ष्य कब बनाया गया था। यही नागपुर अधिवेशन में स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो है कांग्रेस का लक्ष्य बनता है, इसे प्रस्तावित किया गया। दूसरा कहा गया कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है और रचनात्मक कार्यों को तैयार करना। क्रांतिकारी परिवर्तन, ध्यान समझिएगा कि कांग्रेस ने यह मान लिया कि अब हम भी क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब यह नहीं था कि हम किसी का मार देंगे, उनका एक अलग डिफिनेशन था। और रचनात्मक कार्य करेंगे। क्या थे रचनात्मक कार्य, क्या थे क्रांतिकारी कार्य, ये हम लोग समझेंगे। तो असहयोग आंदोलन जब शुरू होता है तो उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट होता है कि करना क्या है हमको, तो उसमें जो उनका लक्ष्य रहता है वो रहता है हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज। ये कुछ एजेंडा रखे जाते हैं जिसमें 2 तरह के कार्यों को करने की बात की जाती है। जो क्रांतिकारी डिस्ट्रक्टिव बात बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव या विध्वंसक का मतलब यहां पे ये नहीं हुआ कि हमें तोड़फोड़ करना है। विध्वंसक का मतलब था कि हम बहिष्कार करेंगे। किस चीज का बहिष्कार करेंगे? हम सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। जैसे गांधी जी अपना कैसरे हिंद की उपाधि का बहिष्कार करते हैं कि मुझे ये उपाधि आपसे नहीं चाहिए। तो बहिष्कार करेंगे किसके? सरकारी उपाधियों की। सरकारी पद का बहिष्कार करेंगे। अगर आप किसी पद पर हैं तो उस पद को छोड़ दीजिए। सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सव का बहिष्कार करेंगे। सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे। स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप अपने सरकारी स्कूल को छोड़ दीजिए, अपने कॉलेजों को छोड़ दीजिए। न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे और विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे। लेकिन गांधी जी का विजन बहुत तगड़ा था। वो समझते थे कि अगर हम केवल बहिष्कार करेंगे तो मेरा आंदोलन नहीं चलेगा। बहिष्कार करेंगे तो हम लोगों को ऑप्शन तो देंगे। जैसे मान लो छात्रों को हमने कह दिया कि तुम स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करो, तो पढ़ेगा कहां पर बेचारा। तो उसके साथ साथ रचनात्मक कार्यों को भी जोड़ते चले गए कि हम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करेंगे। जैसे काशी विद्यापीठ बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, बिहार में अगर कहो सदाकत आश्रम जो आपका विद्यापीठ है वो बना। तो एक ऑप्शन दिया कि आप जब यहां पर सरकारी स्कूल कॉलेज को छोड़ रहे हैं तो बदले में आपको क्या मिला? आपको हम अपना स्कूल दे रहे हैं, अपना कॉलेज दे रहे हैं, आप इसमें आके पढ़िए। ब्रिटिशर्स के कॉलेज स्कूल में ना पढ़ें। अगर हम न्यायालय का बहिष्कार कर रहे हैं तो न्यायालय की जगह पर राष्ट्रीय पंचायत का यूज करिए। आप पंचायतों में अपने मामलों को सुलझाइए, पंचायतों में अपने समस्याओं को सॉल्व कर लीजिए, न्यायालय की तरफ आप मत जाइए। अगर हम विदेशी सामान कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो वहां पर उसमें ऑप्शन दिया गया कि चरखा का प्रयोग करिए, अपना कपड़ा खुद काटिए। तो एक तरफ से वो बहिष्कार की नीति अपना रहे थे, दूसरी तरफ रचनात्मक कार्यों से उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी दे रहे थे। तो ये सारे कार्य इसके असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्य थे। धरना, हम डिस्ट्रक्टिव में बात कर रहे थे, धरना देंगे। कहां देंगे? शराब की दुकानों पर। महिलाओं को कहा गया कि शराब की दुकान के पास खड़े होकर आप लोग धरना दीजिए ताकि शराब का बिकना बंद हो जाए। तो ये हुआ शराब की दुकानों के सामने धरना देना। ये आपका डिस्ट्रक्टिव में आया। लेकिन कंस्ट्रक्टिव में क्या था कि कांग्रेस के झंडे के नीचे समस्त राष्ट्र को एकत्रित करो।
जो हमारा शुरू में था, हिंदू मुस्लिम एकता। तो कांग्रेस के झंडे के नीचे समस्त राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम सभी को एक करना हमारा है। कड़े कानूनों की अवज्ञा करना, जो कड़े कानून, जैसे रॉलेट एक्ट था, कड़ा कानून था, हार्ड कानून को डिसओबीडियंस करना, उसको मानना मत, कैसे, अहिंसात्मक तरीके से। और मेसोपोटामिया में जाकर जो नौकरी करते थे श्रमिक वगैरह, उनको बोला गया कि आप वहां जाने से मना कर दीजिए। ठीक है, उसी समय तिलक स्वराज फंड लाया गया, लोगों से आग्रह किया गया कि आप हमारे फंड में, चूंकि आंदोलन चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो लोगों से आग्रह किया कि आप हमारे फंड में, तिलक स्वराज फंड के नाम का एक फंड बनाया गया, आपसे अनुरोध किया गया नागरिकों से कि उसमें आप अपना चंदा दीजिए। कहा जाता है ये चंदा मात्र 1 साल में करीब करीब 1 करोड़ का चंदा हो गया। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है 1921 में, जिसमें काला झंडा दिखाया जाता है और जिससे अंग्रेज काफी परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय गांधी जी का कहना होता है 1921 में कि अगर अब भी अंग्रेजी सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम अब अवज्ञा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलता है स्टार्ट, उसी के बारे में बोला गया कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन उसके बीच में ही हो जाता है चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922। संयुक्त प्रांत, जो आज के देश में उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड हुआ। क्या हुआ था कि किसानों का एक जुलूस जा रहा था चौराचौड़ी थाना के पास से, और पुलिस के द्वारा उसको रोकने के क्रम में गोली चला दी जाती है, जिसमें कुछ किसान मर जाते हैं, जिससे किसान आक्रोशित होकर उस थाने में आग लगा देते हैं और कहा जाता है कि 21 पुलिस वाले वहां पर मर गए। तो गांधी जी जैसे ही उनको ये सूचना मिलती है, उनको लगता है कि ये हमारा आंदोलन जो पूरी तरह से अहिंसक था वो हिंसात्मक रास्तों में जा रहा है। तो गांधी जी को ऐसा महसूस होता है कि अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो गांधी जी वहीं पर 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाते हैं और आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करते हैं। अब स्थगन के बाद क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, क्या क्या इसके स्थगित होने से कौन कौन सी परिस्थितियां और कौन कौन से नए इवेंट वहां पर आगे होंगे। तो ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।